नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट एकेडमी में। हम काफ़ी दिनों के ब्रेक के बाद मिल रहे हैं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बनी, बीच में लॉकडाउन भी आ गया और दूसरी ऐसी कई परिस्थितियां थी जिसके वजह से हम मिल नहीं पाए। लेकिन आज से हम वापस इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। थोड़ा हम टेक्निकली रूप से भी अपडेटेड हो गए हैं, तो हम शुरू कर देते हैं अब। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। हमारी जो पहली सीरीज होगी वो होगी भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में सबसे पहले 2 से 3 वीडियो हम भारत के भौगोलिक परिचय के रूप में हम देखेंगे, जिसमें प्रमुख सीमा रेखाएं, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, ग्लोब में भारत की अवस्थिति, इन सब चीज़ों के बारे में विचार करेंगे हम। मोटे मोटे रूप से इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि ये जो हमारा भारत का भूगोल रहेगा, और इसमें से आपके 60 से 70% क्वेश्चन परीक्षा में सीधे सीधे जो है वो आपको मिलेंगे। 100% की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, तो 60 से 70% की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 60 से 70% क्वेश्चन आपको मोटे मोटे रूप से आपके पेपर में आपको मिल जाएंगे। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, या पटवारी की, या एसएससी की, या और भी कोई जो एग्ज़ाम है आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और इष्टजनों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट एकेडमी में। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, भारत का भूगोल। अब भूगोल एक ऐसा विषय है जिसको हम बिना मानचित्रों की सहायता से नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ मानचित्र हैं उनको देख लेते हैं। विषय की समझ बढ़ाने के लिए ये जरूरी हो जाता है। जैसे देखो, हम अब भारत की जब अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है उसका अध्ययन करेंगे, तो हम ये पढ़ेंगे कि भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो ये हम कैसे डिफाइन करें कि कौन सा देश उत्तरी अक्षांश में है और कौन सा दक्षिणी अक्षांश में। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं कि ये जो है हमने एक ग्लोब को लिया है, ठीक है, और ग्लोब के ठीक यहाँ ये बीच की जो रेखा है ये है भूमध्य रेखा, ठीक है। अब भूमध्य रेखा से अगर इससे अपन यूँ देखें, एक दिशा सूचक बनाएं, उत्तर, ये है दक्षिण, और ये है पूर्व, और ये है पश्चिम। तो आप देखेंगे कि ये जो है ये है हमारा भारत, ठीक है। इसकी स्थिति को आप देखेंगे तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ठीक है, उत्तर में है ये। और तो इस तरह ये किस में हो गया देश हमारा, ये है उत्तरी अक्षांश का देश है, ठीक है। तो भारत देश की अवस्थिति क्या है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ये चीज़ हमारे समझ में आ गई। दूसरी चीज़ हम देखें तो ये जो आड़ी रेखाएं होती है, ये खड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं तो जो होती है वो अक्षांश रेखाएं हैं, और खड़ी रेखाएं जो है वो है देशांतर रेखाएं। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, ये समझने में आसानी हो जाएगी। ये जो खड़ी रेखाएं हैं वो कौन सी रेखाएं हैं मित्रों, ये है देशांतर रेखाएं। तो अगर इसको भी हम 2 भागों में बांटें तो इधर का जो भाग है वो आएगा आपका पश्चिमी देशांतर, ठीक है, और ये जो भाग है ये आपका आ जाएगा पूर्वी देशांतर। तो भारत समझ में आ गया आपका, पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश का देश है, ठीक है। मैं समझता हूं यहां तक कोई समस्या नहीं आई होगी, ठीक है। तो भारत अक्षांश रेखा के उत्तर में स्थित है, और ये जो मुख्य देशांतर रेखा है इसके पूर्व में स्थित है। ये है हमारे देश की अवस्थिति। तो इस तरह हमारा जो देश है वो है उत्तरी अक्षांश में स्थित है और पूर्वी देशांतर में इसकी अवस्थिति है, ठीक है।
और गोलार्ध की दृष्टि से देखें तो भी हमारा देश किस में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भूमध्य उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ये समझ में आ गया कि उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरी दृष्टि से ये है पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है ना। फिर हम जब आगे इसका और विश्लेषण करते हैं चलो तो शुरू करते हैं हम। अब हम इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि ये आपकी 0 डिग्री रेखा है, ठीक है। ये जो है वो ये 0 डिग्री रेखा हो गई और ये जो भारत के बीचों बीच से जा रही है वो है 23.5 डिग्री। ठीक है ना, ये है आपकी 23.5 डिग्री रेखा, ये 23.5 डिग्री। ठीक है ना। इस दृष्टि से हम देखें तो यहां से कहीं आपकी जा रही है भूमध्य रेखा और वो कितने डिग्री है, वो 0 डिग्री। और ये आपकी कितने डिग्री है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना। इसको हम किस रेखा के नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं ये है कर्क रेखा। ठीक है। इस पे कौन कौन से राज्य स्थित है और वो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये 0 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार देखने के लिए हम देखते हैं कि एक तो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक जा रही है। ठीक है, इधर यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक जा रही है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो हम मुख्य भूमि की स्थिति ले रहे हैं। वैसे अगर भारत देश की स्थिति लें तो हम देखते हैं कि वो यहाँ नीचे से हम शुरू करते हैं। यहाँ क्या है, अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो हम देखें तो भारत की स्थिति वो है 6 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। ये है इसका अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी अक्षांश के मध्य। और इसका देशांतरी विस्तार हम देखें तो ये यहाँ इसका देशांतरी विस्तार है, यहाँ ये आपका है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक का। ठीक है, मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट तक का। ये जो एक डंडा हम ऐसे लगाते हैं इसको कहते हैं हम मिनट। इसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे, पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं हम। तो विस्तार देखें हम तो 6 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य। चूंकि हमने इसकी अवस्थिति देखी थी कि ये इस क्षेत्र में है और ये जो पूरा क्षेत्र है ये अपना क्या था, उत्तर पूर्वी, यानी उत्तरी तो अक्षांश और पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये अपना अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार अपने को समझ में आ गया। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं। यहां हिंदूमल कोट से लेके नीचे कन्याकुमारी तक
इसकी जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, ठीक है। और इधर गुजरात में द्वारका से लेकर लास्ट अरुणाचल प्रदेश तक ये है आपकी 2933 किमी, ठीक है। तो मोटा मोटा रूप से ये समझ में आ गया अपने को। और भारत की मुख्य भूमि जो है वो है 8 डिग्री 4। भारतीय जो है वो देश के हिसाब से देखें तो अंडमान निकोबार सम्मिलित होगा, इसकी वजह से हम इसको 6 डिग्री 4 से काउंट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो वो 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 तक है। तो मेरा मानना है कि यहाँ तक तो हमारे सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलें आगे। अब हम भारत से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न देख लेते हैं जिनको परीक्षा में निरंतर रूप से लगातार आते रहते हैं ये क्वेश्चन। तो भारत के नक्शे को समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो मोटे मोटे रूप से आपको ये थोड़ा सा पुराना नक्शा है और इसमें ये जो केंद्र शासित प्रदेश अभी बनाए हैं, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर वाला, ये जो हिस्सा वो शामिल नहीं है। वैसे ये वाला हिस्सा जो हम जानते हैं कि ये पीओके हैं और मोटे मोटे रूप से ये जो हिस्सा है वो चीन के पास है, ठीक है। और ये जो है वो पीओके हैं पाकिस्तान के पास। तो हमने देख लिया था कि 8 डिग्री 4 से लेके यहाँ तक हम काउंट करते हैं, पीओके में है फिर भी हम अपना हिस्सा मानते हैं अभी उसे। 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश भारत की अक्षांशीय अवस्थिति को दर्शाती है। अब हम देखें कि एक जो है वो, जब हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो देशांतर रेखा है वो किसको बताती है? मोटे रूप से समय को। और अक्षांशीय रेखा किसे बताती है? मोटे रूप से दूरी को। उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, एक अलग से वीडियो बना लेंगे जिसमें हम कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा के बीच की कितनी दूरी है, कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के बीच में 4 मिनट का समय होता है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो प्रधान आपकी समय रेखा है, प्रधान तिथि रेखा है, तिथि रेखा किन किन जगहों से मुड़ी हुई है, पूर्व में जाने पर 1 दिन बढ़ता है या 1 दिन घटता है, इन सब जो ये सारे विषय हैं इसकी चर्चा के लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा भारत के दृष्टिकोण से देख लें तो हम सभी को ये ध्यान में होगा कि भारत का जो समय निर्धारण है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा, ये हमारे भारत का समय की मानक, भारत का मानक समय निर्धारित करती है। भारत का मानक समय। ये किन किन राज्यों से गुजरती है तो हमको ध्यान में है, पहला यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा एमपी मध्य प्रदेश, तीसरा आपका हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है, और चौथा जो है वो आपका हो गया उड़ीसा, ठीक है, और 5वां आपका हो गया आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अब हम देखें तो भारत की जो शीर्ष 5 तटरेखा वाले राज्य हैं, ये हमारी तटरेखा यहाँ से बनती है, ये, ठीक है, ये हमारी पूरी जो है ये तटरेखा है यहाँ तक।
तो इस तटरेखा को देखें अगर, तो सबसे अधिक तटरेखा है जिसका क्रमांक 1 है वो है आपका गुजरात। तो सबसे अधिक तटरेखा किस राज्य की है, तो आपको याद रखना है गुजरात। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम देखें तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये ध्यान में आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पे क्या आ गया, आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे आ गया आपका तमिलनाडु। चौथे नंबर पे आ गया आपका महाराष्ट्र। और पांचवें नंबर पे आ गया आपका केरल। तो फिर से देख लो, गुजरात सबसे लंबी तटरेखा, उसके बाद आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे, फिर तमिलनाडु तीसरे नंबर पे, फिर महाराष्ट्र चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पे है केरल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम कर्क रेखा पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, थोड़ा गहरा कर देते हैं, ध्यान में आ जाएगा। तो आपकी जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री जिसकी मैंने बात की थी, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा ये 8 राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है ना, अपने को देखना है सबसे पहला जो राज्य है वो है आपका गुजरात, और फिर राजस्थान, ये ध्यान में आ जाएगा। फिर उसके बाद अपन चलें तो ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर यहाँ से आपकी छत्तीसगढ़, और फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये याद रखना है आपको। गुजरात एक, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिमी बंगाल 6, ये है आपका त्रिपुरा 7, और उसके बाद आपका आ गया मिजोरम 8। तो ये ध्यान में रह जाएंगे। मुख्य रूप से जो आपको ध्यान में रखने हैं वो लास्ट से देखो, आपको ध्यान में रखना है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को। बाकी जो 4 राज्य हैं सामने से वो आपको याद रह जाएंगे। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, और ये छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने को समझ में आ गया। अब एक जो है वो देखें आप, ये त्रिपुरा जो है, ये छोटा सा त्रिपुरा, ये त्रिपुरा एक ऐसा देश है जो पूरा बांग्लादेश के अंदर घुसा हुआ है। यानी ये त्रिपुरा, ये 1, ये 2 और 3, यानी 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है राज्य है। ये एक फैक्ट काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो अपने को ध्यान में रखना है वो है आपका त्रिपुरा। ठीक है, चलें आगे। इसको मैंने वापस साफ कर दिया थोड़ा सा। ये आप देखें, ये मुख्य रूप से ये है त्रिपुरा आपका, ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा बारीक कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो 3 ओर से त्रिपुरा घिरा हुआ है। अब यहां से आप देखेंगे ये छोटी सी रेखा जो है ये भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा बनाती है, और इसको क्या नाम दिया है, डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान, याद रह जाएगा। ठीक है, कोई समस्या ही नहीं है। मैकमोहन रेखा जो है वो है
ये है मैकमोहन रेखा, भारत चीन, और ये आपकी रेड क्लिफ, ठीक है। आगे समझ में। मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण है वो कब किया गया था? 1914 में, ठीक है। और रेड क्लिफ हम सब जानते हैं, इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1947 में। तो ये हमको ध्यान में रखना है। मैकमोहन रेखा 1914 में निर्धारण हुआ था, और रेड क्लिफ रेखा जो है इसका निर्धारण कब हुआ था? 1947 में। अब कुछ एक चीजें हम और देख लेते हैं कि भारत का जो स्थलीय भाग है, ये पूरा स्थलीय भाग, ये जो है स्थलीय भाग, ठीक है। भारत के स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और मुख्य भूमि की जो तटीय रेखा है, केवल तटरेखा, मुख्य भूमि का मैंने इसमें अंडमान निकोबार हम शामिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मुख्य भूमि तटरेखा कुल लंबाई है इसकी 6,100 किमी। यदि इसमें द्वीपों को भी शामिल कर लें, ठीक है, तो ये बढ़ के हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार भारत की कुल जो सीमा है सारी, पूरा, इसको यूं देखें, ये पूरी सीमा जो है यहां से लेके, ये मोटा मोटा रूप से ये जो अंदाजा लगा रहे हैं हम, ये टोटल जो है उसकी लंबाई हो गई 22,716.6। इसमें द्वीप जो है आपके, ये वाला और ये आपके जो है लक्षद्वीप है, ये भी शामिल हो गए। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की, देखो, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 स्थल, यानी जहाँ जल नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और मुख्य भूमि तट जल सीमा, ठीक है, तटरेखा, वो कितनी है मुख्य भूमि? 6,100। द्वीपों को भी शामिल कर लो तो कितना हो जाएगा? 7,516 किलोमीटर। ओके। और टोटल जोड़ लो आप, स्थल और जल टोटल अगर जोड़ें तो वो हो गई 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, आगे समझ में, चले आगे।